प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो जिसके बारे में हम पिछली 2 क्लासों के अंदर पढ़ चुके थे, जिसमें परिचय मैंने पढ़ा दिया था आपको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसके बारे में आवश्यकता के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद कुछ हम बिंदुओं पर बात कर रहे थे कि इसके अंदर की उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार होते हैं, तो जिसमें मैंने आपको कुल मिलाकर 8 प्रकार के अधिकार बताए थे, जो 6 तो आपके मुख्य रूप से हैं, बाकी 2 जो हैं आपके एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद बात चल रही थी हमारी, जो लास्ट हमने पढ़ा था वो था विभिन्न परिभाषाएँ। तो हमारी हेडिंग थी, देखिए, विभिन्न परिभाषाएँ। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे, देखिए जो चल रही थी हमारी विभिन्न परिभाषाएँ। विभिन्न परिभाषाएँ, तो प्यारे साथियों विभिन्न परिभाषाओं के अंदर हमने कल जो पढ़ा था वो था हमारा पहला जो टॉपिक था वो था समुचित प्रयोगशाला। समुचित प्रयोगशाला। तो इसके अंदर मैंने समुचित प्रयोगशाला में आपको क्या बताया था, तो मैंने समुचित प्रयोगशाला में बताया था कि वह प्रयोगशाला, यानी ये कौन सी प्रयोगशाला होती है, यह वह प्रयोगशाला होती है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी ये जो प्रयोगशाला होती है क्या होती है, केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन होता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा इसे क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती है। इसके बाद बताया था मैंने कि मान्यता प्राप्त होती है यदि किसी उपभोक्ता का मामला किसी माल से संबंधित हो। यानी जब भी किसी उपभोक्ता का मामला जो होता है वो किसी माल से होता है संबंधित, यानी कि जो उपभोक्ता होता है वो वस्तु को या सेवाओं को क्या करता है, खरीदता है, लेकिन जो वस्तु जो खरीदी जाती है, यानी जो माल जो खरीदा जाता है, अगर उससे उसका कोई मामला होता है, यानी उससे संबंधित कोई अगर उसका क्या होता है, मामला होता है, तो उसके लिए क्या होता है, इसका गठन किया जाता है। इसके बाद कहता है कि और उस माल से संबंधित तो वह सामान में पाए जाने वाले दोषों का पता लगाना, यानी उसके अंदर जो माल उसने क्या किया, खरीदा है, अगर उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का क्या पाया गया, दोष पाया गया, अगर उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की क्या है, कमी पाई गई, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसकी जांच करने के लिए इस प्रयोगशाला का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, और वो भी किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका क्या किया जाता है, समुचित इस प्रयोगशाला का गठन किया जाता है। और कहता है कि इन प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट, यानी ये जो प्रयोगशाला गठित की गई है, तो इस प्रयोगशाला के जो गठन के आधार पर ही जो निर्णय लिए जाते हैं, यानी रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा मामले का क्या किया जाता है, अंतिम निपटारा यहाँ पे किया जाता है। यानी इस प्रयोगशाला के निर्णय के आधार पर ही, इस प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर ही अंत में क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। और वो किसके द्वारा, जो हमारी सरकार होती है, तो सरकार के द्वारा अंतिम रूप से यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। ये हमने पढ़ा था समुचित प्रयोगशाला जो है वो कल की क्लास के अंदर, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको समुचित प्रयोगशाला का पूरा डिटेल से यहाँ पे बताया हो। आज की जो क्लास के अंदर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर पॉइंट होगा वो है नंबर 2 पर शिकायतकर्ता। तो हम 2 पर लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, शिकायतकर्ता। तो 1 नंबर पॉइंट हमारा जो था वो कल की वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका था। अब दूसरा लिखेंगे हम शिकायतकर्ता। नंबर 2 पर शिकायतकर्ता, यानी शिकायतकर्ता कौन होता है। तो प्यारे साथियों शिकायतकर्ता के अंदर हम देखिए आज की इस क्लास के अंदर बात करते हैं आगे। तो शिकायतकर्ता देखिए, इस अधिनियम के अनुसार शिकायतकर्ता की श्रेणी में निम्न व्यक्तियों को शामिल किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस अधिनियम के अनुसार, कौन सा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार, यानी कौन से अधिनियम के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस अधिनियम के अनुसार शिकायतकर्ता की श्रेणी में, शिकायतकर्ता यानी जो कौन होता है, उपभोक्ता जो शिकायतकर्ता होता है, शिकायतकर्ता की श्रेणी, इस अधिनियम के अनुसार शिकायतकर्ता की श्रेणी में, शिकायतकर्ता की श्रेणी में निम्न व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। निम्न व्यक्तियों को, यानी किन किन को शामिल किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। निम्न व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो ये क्या कहता है कि शिकायतकर्ता, यानी इस अधिनियम के अनुसार शिकायतकर्ता की श्रेणी में निम्न व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। यानी इसके अंदर कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर 1 पर, यानी
एक उपभोक्ता द्वारा शिकायत की जाती है, नहीं यानी कि नंबर 1 हमारा इसका पॉइंट जो होगा वो कौन सा होगा कि एक उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है, शिकायत की जाती है। तो इस अधिनियम के तहत कहता है कि शिकायतकर्ता जो हो सकता है वो कौन, एक उपभोक्ता भी हो सकता है। यानी ये कहता है कि एक उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है या जाती है। यानी कि एक उपभोक्ता क्या कर सकता है, जिसको भी क्या है किसी प्रकार का अगर नुकसान हुआ है तो वो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। यानी एक जो उपभोक्ता होता है वो क्या होता है, शिकायत यहाँ पे कर सकता है। तो शिकायतकर्ता में क्या कहता है कि एक उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं, एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की जा सकती है। नंबर 2, एक से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की जा सकती है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि एक से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की जा सकती है। इसमें जरूरी नहीं कि एक ही उपभोक्ता हो तो ही शिकायत होगी, अगर एक से अधिक उपभोक्ता भी होंगे तो भी उनके द्वारा क्या की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मैंने क्या लिखा आपको कि एक से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की जा सकती है। पहला पॉइंट था हमारा एक उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है, दूसरा हमारा एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा भी अगर होते हैं उपभोक्ता तो उनके द्वारा भी शिकायत की जा सकती है। तो शिकायतकर्ता की श्रेणी में आपको 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, क्या क्या, एक तो बताया कि एक उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है और दूसरा बताया आपको एक से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की जा सकती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है, उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की जा सकती है। नंबर 3 पर बात आती है यहाँ पे उपभोक्ताओं की, यानी इसके अंदर क्या कहता है ये उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में, यानी जो उपभोक्ता होते हैं उनकी अनुपस्थिति, अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के द्वारा शिकायत की जा सकती है। क्या की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। तो यहाँ क्या कहता है कि उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति, यानी अगर उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति तो उनके प्रतिनिधि के द्वारा, यानी उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि जो उसका क्या करते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी जो प्रतिनिधि होते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के द्वारा भी शिकायत की जा सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे कि पहला पॉइंट मैंने लिखवाया आपको कि शिकायतकर्ता के अंदर कि एक उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बताया मैंने एक से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की जा सकती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताया आपको मैंने क्या, उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में, यानी अगर उपभोक्ता उपस्थित नहीं है तो कहता है कि अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के द्वारा शिकायत की जा सकती है। तो यानी कि जो उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होंगे तो प्रतिनिधियों के द्वारा भी यहाँ पे क्या की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। अगर किसी प्रकार का उनको क्या होता है, नुकसान होता है, किसी प्रकार की उनको क्षति होती है, किसी प्रकार की उनको हानि होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद बात नंबर 4 यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर 4 जो आता है वो है उपभोक्ता मंच के द्वारा शिकायत की जा सकती है। नंबर 4, तो 4 नंबर पॉइंट लिखते हैं हम उपभोक्ता मंच। तो देखिए विभिन्न प्रकार के क्या बने होते हैं, उपभोक्ता मंच बने हुए होते हैं। तो उपभोक्ता मंच के द्वारा शिकायत की जा सकती है, उपभोक्ता मंच के द्वारा शिकायत की जा सकती है। तो ये जरूरी नहीं कि उपभोक्ता ही शिकायत करे, तो उपभोक्ताओं के बहुत सारे क्या बने होते हैं, मंच भी बने होते हैं, तो जिनकी सहायता से भी, यानी संगठन के द्वारा,
तो उपभोक्ता मंच के द्वारा शिकायत की जा सकती है। तो उपभोक्ता मंच जो होते हैं तो उनके द्वारा भी क्या की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। क्योंकि अगर उपभोक्ता को किसी प्रकार का देखिए नुकसान होता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, शिकायत तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसको तभी क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो उपभोक्ता को क्या है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई नुकसान होता है तो वो क्या है, खुद नहीं उपभोक्ता मंच के माध्यम से भी क्या कर सकता है, शिकायत दर्ज करवा सकता है या शिकायत कर सकता है। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट आता है जो इसका, वो है आपका सरकार के द्वारा शिकायत की जा सकती है। नंबर 5 इसमें क्या लिखा हुआ है, सरकार के द्वारा शिकायत की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए सरकार भी उपभोक्ताओं का क्या करने के लिए, सहयोग करने के लिए, तो सरकार के द्वारा भी क्या की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। तो जो सरकार होती है वो भी उपभोक्ता की सहायता करने के लिए क्या करती है, उन उपभोक्ताओं के लिए अपने माध्यम से क्या कर सकती है, शिकायत दर्ज कर सकती है। तो यानी कि जो उपभोक्ता हैं वो क्या है, सरकार के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यानी उपभोक्ताओं के माध्यम से या सरकार के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको, देखो मेरे प्यारे साथी, ये पॉइंट आपको मैंने कुल मिलाकर 5 पॉइंट बता दिए, जिनको मैं वापस आपको देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि देखिए आप जब भी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई इस तरीके से कीजिए जो आपको फिर से जब पढ़ो तो आपको कुछ भी इसके अंदर क्या है, ऐसा ना हो कि जो ना समझ में आया हो। यानी एक ही बारे में आप इस तरीके से पढ़ाई कर लो अच्छे से। देखो मेहनत करनी है तो बार बार से अच्छा है एक ही बार आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लो, जिससे आपको बाद में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी आप किताब पढ़ते हो या उसमें लेसन के अंदर अगर आपके 50 पेज दिए हुए हैं तो 50 पेज ना पढ़ के सिर्फ आप 2 ही पेज पढ़िए, लेकिन वो 2 पेज इस तरीके से पढ़ना कि आपको सारा वहाँ पे क्या है, समझ में आना चाहिए। यानी जब भी आप उनको वापस रिवाइज करो तो उसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, ना कि आप 50 पेज पढ़ते हो जिसमें से एक भी समझ में नहीं आता। तो मेरा मानना ये, इसलिए तो मैं आपको देखिए फिर से वापस रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ क्या कहता है, देखो शिकायतकर्ता, सबसे पहले हम विभिन्न परिभाषाओं का दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ रहे थे, शिकायतकर्ता। तो शिकायतकर्ता कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार शिकायतकर्ता की श्रेणी में निम्न व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। यानी शिकायतकर्ता में किन किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर 1 पर कहता है एक उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है। यानी किसके द्वारा शिकायत की जा सकती है, एक उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है यहाँ पे क्या, देखिए तो ये मैंने दूसरा पॉइंट आपको लिखवाया यहाँ पे, एक से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की जा सकती है। यानी जो शिकायत है वो क्या है, एक से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा भी की जा सकती है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में, यानी उपभोक्ता क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि, जो भी उनका प्रतिनिधित्व करते होंगे, तो उन प्रतिनिधि के द्वारा शिकायत की जा सकती है। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आता है उपभोक्ता मंच, जो उपभोक्ताओं के क्या बने होते हैं, मंच बने होते हैं, तो उपभोक्ता मंच के द्वारा शिकायत की जा सकती है। यानी जो शिकायत है वो उपभोक्ता के मंच के द्वारा भी की जा सकती है। इसके बाद देखिए लास्ट जो पॉइंट आता है 5वां, वो है सरकार के द्वारा शिकायत की जा सकती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या कहता है, ये सरकार के द्वारा, तो सरकार भी क्या करती है, उपभोक्ताओं की सहायता करती है, यानी उनकी भी मदद करती है। तो सरकार के द्वारा भी यहाँ पे क्या की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं जिसके अंदर क्या है, शिकायतकर्ता कौन हो सकता है। तो शिकायतकर्ता में इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो मुझे लगता होगा अब आपको किसी प्रकार का इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं अब देखिए हम आगे अपने पॉइंट इसके अंदर। अब देखिए बात आती है यहाँ पे शिकायतकर्ता के बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है शिकायत, मतलब शिकायत किस विषय के रूप में होनी चाहिए, यानी शिकायत के बारे में। तो ये मैं अब आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ कि शिकायत से क्या संबंध है। देखो अब तो पूरा डिटेल से हम यहाँ पे पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को। इसके बाद देखिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नया जो बना हुआ है तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो लेकिन फ़िलहाल आपको पुराना जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लो, जिससे आपको दोनों में ये पता लग जाए कि क्या क्या डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप पुराना अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि नए में क्या चीज़ें क्या क्या चेंज हुआ है। तो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे पुराना ये पढ़ा रहा हूँ। तो अब बात आती है देखिए तीसरा नंबर आप हेडिंग लगा सकते हो, नंबर 3 पर क्या आता है, शिकायत। पिछला था शिकायतकर्ता, अब हम लिखेंगे शिकायत। तो शिकायत के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी तो वो मैं आपको आज आगे बताता हूँ इसके अंदर। तो शिकायत में देखिए, तो इसमें आप लिख सकते हो कि शिकायत इस अधिनियम के अनुसार
तो आगे लिखोगे शिकायत, इसके अंदर हम लिख सकते हैं शिकायत, शिकायत इस अधिनियम के, कौन से अधिनियम, जो मैंने आपको ऊपर हेडिंग लगा रखी है, इस अधिनियम यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। शिकायत इस अधिनियम के अनुसार एक शिकायत, मतलब शिकायत क्या है कि यहाँ पे अपने ऐसे कह सकते हैं जो शिकायत है वो इस अधिनियम के अनुसार यानी शिकायत में क्या है कि इस अधिनियम के अनुसार, कौन से अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस अधिनियम के अनुसार, तो इस अधिनियम के अनुसार यहाँ पे क्या कहता है ये कि एक शिकायतकर्ता द्वारा निम्नलिखित मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकती है। एक शिकायतकर्ता द्वारा निम्नलिखित मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकती है। निम्नलिखित मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या कहता है ये देखिए कि शिकायत में कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार एक शिकायतकर्ता द्वारा निम्नलिखित मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो कौन कौन से मामले, जिसके बारे में आगे हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कहता है, व्यापारी द्वारा अनुच्छेद या अनुचित, देखो नंबर 1 पर बात करते हैं हम, व्यापारी द्वारा अनुचित, यानी जो क्या होता है उचित ना हो। व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार करने पर, व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार करने पर, अगर व्यापारी क्या करता है, किसी भी उपभोक्ता के साथ, किसी भी कंज्यूमर के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार करता है, यानी कि वस्तु को कम तोलना, अच्छी किस्म की वस्तु ना देना, यानी उसकी क्या है क्वालिटी जो है वो अच्छी ना होना, अच्छी पैकेजिंग ना होना, यानी बहुत सी कई प्रकार की क्या होना, उसके अंदर कमियां होना। तो यानी व्यापारी क्या करता है, यानी कम तोल देता है वस्तु को या उसको घटिया किस्म की वस्तु देता है उपभोक्ता को। तो व्यापारी द्वारा अनुचित, यानी जो उचित ना हो, अनुचित व्यापार व्यवहार करने पर, यानी कि जो व्यापार व्यवहार यानी व्यापार करने के अच्छे जो तरीके हैं, तो वो तरीके ना अपनाकर अनुचित व्यवहार करना। तो अगर क्या है कि व्यापारी क्या करता है, व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार करने पर, अगर उपभोक्ता के साथ वो अनुचित व्यापार व्यवहार करता है, तो इसके अंदर क्या है कि उसे हम क्या है शिकायत के रूप में मानते हैं। यानी शिकायत में क्या कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार एक शिकायतकर्ता द्वारा निम्नलिखित मामलों की शिकायत, यानी कि जो शिकायतकर्ता होगा इसके अंदर, तो वो शिकायतकर्ता क्या करेगा, निम्नलिखित मामलों की शिकायत दर्ज करा सकता है। सबसे पहला क्या शिकायत दर्ज करा सकता है, व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार करने पर। अगर जो व्यापारी है वो क्या है अनुचित व्यापार व्यवहार करता है किसी भी उपभोक्ता के साथ, तो वो क्या करेगा, तो वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात आती है। दूसरा कहता है कि व्यापारियों द्वारा MRP से ज़्यादा, यानी व्यापारी क्या करते हैं, व्यापारियों द्वारा MRP से ज़्यादा, तो व्यापारियों द्वारा MRP से ज़्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचने पर। नंबर 2, व्यापारियों द्वारा MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, MRP से ज़्यादा कीमत पर, MRP से ज़्यादा कीमत पर, MRP से ज़्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचने पर, वस्तुओं को बेचने पर। तो ये क्या कहता है, अगला पॉइंट जो है वो व्यापारियों द्वारा, जो भी व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, अगर व्यापारियों द्वारा MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि जो क्या है उस पर अधिक से अधिक जो, यानी कि उस वस्तु को हम क्या है उस रेट पर बेच सकते हैं, से ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा कीमत, मान लो सपोज कीजिए अगर इस मार्कर की कीमत 10 रुपये है, तो अगर 10 रुपये से ज़्यादा इस पर क्या किया जा रहा है, अगर किसी भी उपभोक्ता से पैसे लिए जा रहे हैं, कीमत ज़्यादा ली जा रही है, यानी अगर इससे
30 रुपये या 40 रुपये 50 रुपये अगर लिए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा कि एमआरपी से ज़्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचने पर, अगर व्यापारी क्या करते हैं, अगर ऐसा कार्य करते हैं कि एमआरपी से ज़्यादा अगर कीमत पर वस्तुओं को बेचते हैं तो भी क्या कर सकता है एक उपभोक्ता उनके खिलाफ शिकायत कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यापारी है वो एमआरपी से अधिक मूल्य भी किसी भी वस्तु या सेवा का नहीं रख, यानी उस वस्तु का जो मूल्य है वो एमआरपी से अधिक नहीं रख सकता, उसे एमआरपी तक रेट रखना पड़ेगा या उससे कम रेट रखना पड़ेगा, उससे अधिक वो किसी भी हालत में नहीं रख सकता। यानी ये कौन कहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए इसीलिए ये अधिनियम बना हुआ है। इसके बाद बात आती है नंबर 3 पॉइंट की, माल की पैकिंग खराब होने पर। अगर मान लो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, माल की जो पैकिंग है, माल की पैकिंग खराब होने पर, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, माल की पैकिंग। अब जैसे उपभोक्ता ने क्या किया, कोई भी माल खरीदा तो उस माल की अगर पैकिंग ही सही नहीं है, पैकिंग ऐसी है जिसके कारण क्या हो रहा है, उस वस्तु को नुकसान हो रहा है या उस वस्तु को क्या हो रहा है, किसी प्रकार के क्या हानि हो रही है, तो माल की पैकिंग खराब होने पर भी क्या कर सकता है, जो शिकायत करता है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। क्योंकि माल की जो पैकिंग है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल अदा करती है। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे अगर मान लो कोई ऐसा सामान है जिसकी पैकिंग अगर सही नहीं है और क्या है कि रास्ते में अगर बरसात हो रही है तो वो बरसात के कारण क्या हो जाएगा, वो सारा जो माल है वो नुकसानदायक हो, यानी कि वो भीग जाने के कारण क्या है वो नुकसानदायक हो। या पैकेजिंग के अंदर अब जैसे मान लो कि कोई कांच का सामान है और कांच का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ले जाया जा रहा है, अगर उसकी पैकिंग सही नहीं है तो वो बीच रास्ते में ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि माल की पैकिंग भी जो है वो बहुत ही इसके अंदर ज़रूरी होती है। अगर माल की पैकिंग अगर सही नहीं है तो अगर माल की पैकिंग क्या है, ख़राब है, तो भी शिकायतकर्ता क्या कर सकता है, शिकायत दर्ज करवा सकता है। किसके खिलाफ, उस व्यापारी के खिलाफ। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आता है, सेवाओं का उचित समय में निष्पादन नहीं होने पर। सेवाओं का नंबर 4 पर लिख सकते हैं हम, सेवाओं का उचित समय पर निष्पादन नहीं होने से, सेवाओं का उचित समय पर निष्पादन न होने पर, ये कहता है कि सेवाओं का उचित समय पर निष्पादन है। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कि सेवा होता क्या है। देखिए, तो सेवाओं के अंदर जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे किसी वकील की सेवाएं होगी या फिर डॉक्टर के पास, अगर जैसे हम अगर बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है, परामर्श देता है, तो वो एक तरीके से क्या कहलाती है, सेवा कहलाती है। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो भी क्या कहलाएगी एक तरीके से, यानी एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना, वो भी क्या कहलाती है, एक सेवा ही कहलाती है। तो इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि सेवाओं का उचित समय पर, यानी जो सेवाएं हैं तो सेवाओं का उचित समय पर निष्पादन न होने पर, अगर सेवाओं का क्या है, सही समय पर, उचित समय पर निष्पादन का मतलब होता है उस कार्य का पूरा होना, यानी उन सेवाओं का यदि निष्पादन सही समय पर नहीं हो रहा, अगर वो सेवाएं सही समय पर नहीं मिल रही, सही समय पर वो पूरी नहीं हो रही, तो इसके लिए भी जो शिकायत करता है वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो ये था हमारा कौन सा पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट कौन सा था हमारा, तो 4 पॉइंट था हमारा सेवाओं का उचित समय पर निष्पादन होने पर, यानी अगर सेवाओं का उचित समय पर निष्पादन नहीं होता तो भी क्या होता है इसके अंदर, तो भी ये यहाँ पे क्या है, नुकसानदायक माना जाता है। यानी इसके खिलाफ भी जो क्या है कि जितने भी जो उपभोक्ता हैं तो वो उपभोक्ता क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ भी यहाँ पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे कौन से इसमें 4 पॉइंट। तो इसके बारे में वापस मैं बता देता हूँ आपको डिटेल से कि सबसे पहले कहता है कि इसके अंदर देखो नंबर 3 पॉइंट था हमारा शिकायत। तो शिकायत में कहता है, देखिए शिकायत की हेडिंग थी, तो शिकायत के अंदर देखिए, तो शिकायत में कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी इस अधिनियम के अनुसार एक शिकायतकर्ता द्वारा निम्नलिखित मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकती है। यानी निम्नलिखित मामले कौन कौन से, ये मामले लिखे हुए। सबसे पहला कहता है कि व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार करने पर, यदि व्यापारी क्या करता है, किसी भी उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार करता है तो उपभोक्ता क्या कर सकता है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, व्यापारियों द्वारा एमआरपी से अधिक यानी ज़्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचने पर। अगर व्यापारी क्या करते हैं, इस एमआरपी से यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस
अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर अगर वस्तुओं को बेचते हैं तो भी क्या कर सकता है, इसके खिलाफ वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट था माल की पैकिंग खराब होने पर, अगर माल ही क्या है कि उसकी पैकिंग ही खराब है जिससे क्या हो रहा है कि उस उपभोक्ता को नुकसान होने का डर है, तो उससे भी क्या है, अगर यह नुकसान होता है तो उसको भी क्या कर सकता है, वो इसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकता है। और नंबर 4 पर कहता है सेवाओं का उचित समय पर निष्पादन न होने पर, देखो ये लिखा है यहाँ पे न, अगर सेवाओं का उचित समय पर निष्पादन नहीं होता तो भी क्या है कि जो उपभोक्ता है वो क्या कर सकता है, उस व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो नंबर 4 पॉइंट देखो क्या कहता है। ये तीसरा पॉइंट था हमारा कंप्लीट हो गया, ये आपने यहाँ पे नोट भी कर लिया होगा, तो आप साथ ही साथ नोट भी करते जाया करो और साथ ही साथ इसको समझते भी जाया करो, क्योंकि देखो समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पे क्लास के अंदर ही याद कर लो तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। एक शिक्षक के लिए देखिए उसके विद्यार्थी जो हैं वो अगर अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैं भी पिछले 5 से 6 वर्षों से यानी कि शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ, 6 सालों से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे क्या है कि बहुत से ऐसे बच्चे मेरे जो अच्छे यहाँ पे मतलब उनके परसेंटेज आए हैं, मार्क्स आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बात आती है आगे कि नंबर 4 पर उपभोक्ता की, नंबर 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंदर देखिए बात आती है उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता के अंदर देखो हम क्या कह सकते हैं, तो उपभोक्ता के अंदर जो कैटेगरी वो 2 भागों में से हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं को 2 भागों में विभाजित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता को 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से वो भाग हैं, सबसे पहली बात करते हैं। तो देखो 2 भागों में इसमें बांटा गया, तो 2 भागों में सबसे पहला बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है माल का उपभोक्ता, माल का उपभोक्ता, माल का उपभोक्ता। सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं माल का उपभोक्ता। तो माल का उपभोक्ता के अंदर देखो क्या आते हैं, तो माल का उपभोक्ता में आता है कि माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसने कोई माल खरीदा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, माल का उपभोक्ता। देखो आराम से समझते चलिए एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को। तो माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, कौन सा व्यक्ति, वह व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति होता है। तो माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसने कोई माल खरीदा है, जिसने कोई माल खरीदा है। तो माल का उपभोक्ता क्या होता है, माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसने कोई माल खरीदा है या खरीदने का वादा किया है, जिसके लिए, या खरीदने का वादा किया है, जिसके लिए, या खरीदने का वादा किया है जिसके लिए उसके द्वारा न तो तुरंत भुगतान किया गया है या भुगतान करने का वादा किया गया, जिसके लिए उसके द्वारा न तो तुरंत भुगतान किया गया है, भुगतान किया गया है, न तो तुरंत भुगतान किया गया है, न तो तुरंत भुगतान किया गया है। तो यानी जिसके लिए न तो तुरंत क्या किया गया, भुगतान किया गया है, और कहता है कि तुरंत भुगतान किया गया है या भुगतान करने का वादा किया गया है। न तो उसके द्वारा तुरंत भुगतान किया गया या भुगतान करने का उसने क्या दिया, या भुगतान करने का वादा किया गया है। तो यहाँ क्या कहता है देखो कि माल का उपभोक्ता। तो देखो माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होते हैं, यानी माल का उपभोक्ता हम किसे कहेंगे, तो माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है
जिसने कोई माल खरीदा है, यानी कि या तो उसने क्या किया हुआ माल खरीदा है, या कहता है खरीदने का वादा किया है, यानी या तो माल उसने खरीद लिया या माल को खरीदने का क्या कर दिया, वादा कर दिया। तो या तो माल उसने खरीद लिया या खरीदने का क्या किया, वादा किया, जिसके लिए उसके द्वारा न तो तुरंत भुगतान किया गया है या भुगतान करने का वादा किया, यानी उसने भुगतान तो नहीं किया तुरंत में, लेकिन उसने क्या किया, भुगतान करने का वादा जरूर किया। तो वादा अगर उसने कर दिया तो इसका मतलब क्या है, उसको हम क्या मानेंगे कि उसने माल को खरीद लिया, यानी वो कौन सा उपभोक्ता कहलाएगा, माल का उपभोक्ता कहलाएगा। इसके बाद बात आती है दूसरा पॉइंट जो हमारा, देखो तो दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं सेवा का उपभोक्ता। तो सेवा का उपभोक्ता में लिखेंगे हम, देखो ये कहते हैं कि सेवा का उपभोक्ता, सेवा का उपभोक्ता। तो पहले था माल का उपभोक्ता, इसके बाद क्या आएगा आपका, सेवा का उपभोक्ता। तो सेवा के उपभोक्ता के अंदर हम बात कर सकते हैं, देखिए आगे हम कि सेवा का उपभोक्ता। तो सेवा के उपभोक्ता की बात आती है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे कि सेवा का उपभोक्ता क्या होता है, तो जिसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर देखिए हम अभी जो पढ़ा है अपने, ये मैं आपको वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ सेवा का उपभोक्ता के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसमें कहता है उपभोक्ता में कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता को दो भागों में बांटा गया। तो दो भागों में से एक भाग है आपका माल का उपभोक्ता और दूसरा भाग है सेवा का उपभोक्ता। तो माल का उपभोक्ता में कहता है कि माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसने कोई माल खरीदा है या खरीदने का क्या किया, वादा किया है, या तो उसके लिए उसने भुगतान कर दिया हुआ, लेकिन उसने क्या है, या फिर उसने क्या कर दिया, उसके लिए वादा कर दिया। अगर वो उसने वादा भी कर दिया है तो भी वो क्या कहलाएगा, माल का उपभोक्ता कहलाएगा। ये जो पॉइंट है हमारा जो सेवा का उपभोक्ता, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।